हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। हम पढ़ाएंगे उपभाषा। क्या पढ़ाएंगे? उपभाषा। उपभाषा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। देखते हैं कौन कौन सी। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी को क्या कहते हैं? शैरसैनी भाषा। क्या कहते हैं? शैरसैनी भाषा। फिर पूर्वी हिंदी को क्या कहते हैं? अर्धमागधी। अर्धमागधी। बिहारी हिंदी को क्या कहते हैं? मगधी अपभ्रंश। क्या कहते हैं? मगधी अपभ्रंश। फिर राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी को क्या कहते हैं? सागर उपसागर अपभ्रंश। सागर उपसागर अपभ्रंश। फिर 5वीं देखते हैं पहाड़ी हिंदी। क्या पहाड़ी हिंदी को क्या कहते हैं? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। इसके आगे अब आगे पढ़ते हैं बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भाषा को बोली कहते हैं। क्या? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। जो किसी क्षेत्र में बोली जाती भाषा है उसको क्या कहेंगे? बोली कहेंगे। ठीक, बोली कहते हैं। सामान्यतः बोलियों की संख्या 7 मानी जाती है। बोलियों की संख्या कितनी है? 7 मानी जाती है। कुछ बोलियों की संख्या 18 है, कुछ बोलियों की संख्या 7 है और कुछ बोलियों की संख्या 18 मानी गई है। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने तज्जुबुवेकी और निमाड़ी को जोड़कर बोलियों की संख्या 19 माना है। 2 भाषा और जोड़ के कितनी मानी है? 19। किसने जोड़ा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। फिर अभी जो आगे पढ़े हैं वो भाषा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का इसका विस्तार में बताया गया। पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। ठीक, पश्चिमी हिंदी शैरसैनी अपभ्रंश है। क्या? शैरसैनी अपभ्रंश है। जो इसकी बोलियां कितनी है? 5 प्रकार की हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, जो शैरसैनी में आती हैं, शैरसैनी अपभ्रंश में आती हैं। फिर आगे देखते हैं इसके। पहली कौन सी? खड़ी बोली, जो उसको कौरबी कहते हैं। बंगारू, ये हरियाणवी है और हरियाणा में बोली जाती है। कन्नौजी। फिर ब्रज सर्वश्रेष्ठ बोली, ब्रज की भाषा सबसे अच्छी मानी जाती है। फिर बुंदेली है। उसके बाद दक्षिणी बोली है। इसका नंबर नहीं दिया, इसका माना नहीं गया, लेकिन दक्षिणी बोली कह सकते हैं। और पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं 5। कितनी? 5 हमने पढ़ा। क्या? खड़ी बोली कौरबी को कहते हैं, बंगारू हरियाणा और कन्नौजी ब्रज सर्वश्रेष्ठ बोली है। बुंदेली और दक्षिणी बोली को कोई नंबर नहीं दिया गया है। फिर पूर्वी हिंदी को देखते हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी कहते हैं। पूर्वी को क्या कहते हैं? अर्धमागधी भाषा कहते हैं। बोलियां कितनी होती? 3 प्रकार की होती है। अर्धमागधी में 3 बोलियां हैं जो पूर्वी हिंदी में आती हैं। अवधी, वंगेली, छत्तीसगढ़। कौन सी? अवधी, वंगेली, छत्तीसगढ़। ठीक है। फिर बिहारी हिंदी तीसरी है। बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को क्या कहते हैं? मगधी अपभ्रंश। क्या कहते हैं? मगधी अपभ्रंश। जो इनकी 3 बोलियां हैं, मगधी अपभ्रंश की 3 बोलियां जो बिहारी हिंदी में आती हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक। फिर बिहारी में देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। जो मगही बोली बोली जाती है। बिहार में कौन सी बोली बोली जाती है? मगही बोली बोली जाती है। अंग प्रदेश या आंध्र प्रदेश होना चाहिए। अंग प्रदेश की कभी राजधानी होने के कारण अंग प्रदेश की कभी राजधानी होने के कारण अंगिका को बिहार का राज्य का एक बोली माना गया है। तो कहते हैं ना, अंगिका किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन आ जाता है बिहार, राजस्थान, यूपी और एक मध्य प्रदेश। तो इसमें बिहार भी होता है। तो उसमें क्या होगा? ये अंगिका कहाँ का है? बिहार का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी जाता है। फिर ये लाइन कटी हुई है। काशी नाम होने के कारण कंसिका कही जाती है। ठीक। फिर राजस्थानी देखते हैं। चौथी राजस्थानी हिंदी नागर उपनागर अपभ्रंश। नागर उपनागर अपभ्रंश। इसकी राजस्थानी कितनी बोली है? 4 बोली। कौन कौन से देखते हैं? पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, ढूढ़ली, हड़ौती। जयपुरी, ढूढ़ी और हड़ौती। फिर पश्चिमी कौन सी बोली है? कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में मारवाड़ी। क्या? मारवाड़ी बोली है। उत्तरी राजस्थानी मेवाती है। दक्षिणी राजस्थानी में मालवी। दक्षिणी राजस्थानी में मालवी, उत्तरी में मेवाती, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी में जयपुरी, ढूंढाड़ी, हड़ौती। ठीक है। फिर पहाड़ी हिंदी को खस अपभ्रंश कहते हैं। पहाड़ी हिंदी को क्या कहते हैं? खस अपभ्रंश कहते हैं। जो इनकी 3 बोलियां हैं।
खस अपभ्रंश की 3 बोलियां हैं, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। फिर देखते हैं नोटिस में क्या बताया गया है। हर एक भाषा क्षेत्र के उच्चारण में कोई न कोई शब्द या वर्ण आधिक्य बहुलता के रूप में उच्चरित होता है। इसी आधार पर बोलियों का क्षेत्र वर्गीकरण किया जाता है, जो निम्न है। जो क्या है? निम्न है। फिर दोबारा पढ़ते हैं नोट्स। हर एक भाषा क्षेत्र के उच्चारण में कोई न कोई शब्द या वर्ण आधिक्य बहुलता के रूप में उच्चरित होती है। उसी के आधार पर बोलियों का क्षेत्र वर्गीकरण किया जाता है, जो इस प्रकार है, निम्न है। ओकार बहुला देखते हैं। ओकार बहुला कहाँ कहाँ बोली जाती है, जो 7 प्रकार की है। ठीक। ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी और कुमाऊनी, गढ़वाली, मालवी। ठीक, ये 7 प्रकार की बोली है जो ओकार बहुला है। और खड़ी बोली, खड़ी बोली किस में आती है? कोरवी में। फिर आकार बहुला देखते हैं। आकार बहुला कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ओकार बहुला 7 प्रकार की। आकार बहुला कोरवी, दक्कनी, हरियाणी और या बंगारू। हरियाणवी या बंगारू। कोरवी, दक्कनी, कोरवी, दक्कनी, हरियाणवी या बंगारू, ये आकार बहुला की 3 बोलियां। उकार बहुला की देखते हैं। अवधी, बंगेली। उकार बहुला की अवधी, बंगेली। इकार बहुला की क्या है? इकार बहुला की भोजपुरी। इकार बहुला की क्या है? भोजपुरी। इसके बाद में देखते हैं संस्कृति, पाली, प्राकृत। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शैरसैनी। ये कितनी? 4 हैं। जो सबसे पहले संस्कृत आई थी, इसका क्रम पूछा जाता है पेपर में, जो इम्पोर्टेंट है, इसका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्रम से पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शैरसैनी, हिंदी। बाद में हिंदी आई थी, उसके बाद में सबसे पहले संस्कृत आई थी, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शैरसैनी, हिंदी। फिर वैदिक, लौकिक। वैदिक लौकिक में पहले वैदिक आई, फिर लौकिक, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। इसका भी क्रम पूछा जाता है पेपर में सबसे ज़्यादा, तो उसमें नेट में पूछा जाता है। फिर शैरसैनी, हिंदी। ये इसकी देखिए पहले शुरू से क्रम से, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शैरसैनी, हिंदी। फिर वैदिक देखते हैं। वैदिक, लौकिक, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अपभ्रंश, शैरसैनी, हिंदी, खड़ी बोली। क्या? हिंदी खड़ी बोली। ठीक, ये सारे क्रम पूछे जाते हैं नेट में। फिर आगे देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हम पढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से ईस्वी तक है। फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1880 में डॉक्टर A.F. हार्डनले ने किया है। आधुनिक भाषा का वर्गीकरण किसने किया? सर्वप्रथम डॉक्टर F.A. हार्डनले ने किया है। ठीक है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सर्वप्रथम भारत में ईरानी, क्या ईरानी जब आए तो वे हिंदी सिंध नदी के तट से होते हुए आए। कौन आया? ईरानी के लोग भारत सर्वप्रथम आए। तो कैसे आए? सिंधी नदी के तट से होते हुए भारत पहुँचे। यहाँ की अंतर्गत संतान के लिए सिंधु से हिंदू शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि पल्लवी भाषा में उर्दू के समकक्ष में शा का उच्चारण हा की तरह होता था। शा का उच्चारण हा की तरह पहले ज़माने में होता था। धा का उच्चारण दा होता था। धा का उच्चारण दा की तरह होता था, जिससे हिंदू शब्द बना। फिर हिंदू शब्द ने विशेषणार्थ प्रत्ययवी के प्रयोग से हिंदवी भाषा शब्द बना। भाषा के फारसी कवि औकी ने सर्वप्रथम 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया। किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम 1228 ईस्वी में किया गया। किस भाषा में? फारसी भाषा में। किसने किया? भारत के फारसी कवि औकी ने किया था। किसने किया?
औकी ने। किस सन में? 1852 में। ठीक। मैं हिंदीवी शब्द का प्रयोग किया। किसने? औकी ने। हिंदी का प्रयोग हिंदी शब्द के रूप में सर्वप्रथम मुस्लिम इतिहास अल बरौनी ने अपने ग्रंथ अल हिंदी में किया था। सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किसने किया था? मुस्लिम के इतिहासकार अल बरौनी। मुस्लिम के इतिहासकार हैं अल बरौनी, अपने ग्रंथ अल हिंद में किया था। किस में किया था? अल हिंद में किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? मुस्लिम इतिहासकार अल बरौनी ने अपने ग्रंथ अल हिंद में किया था। फिर हिंदी भाषा का प्रयोग काव्य में सर्वश्रेष्ठ अमीर खुसरो ने किया सबसे पहले। और हिंदी भाषा का प्रयोग काव्य में किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किसमें? हिंदी भाषा में। फिर तैमूर लांग के पोते, तैमूर लांग के पोते कौन है? शरीफुद्दीन यजर्डी ने 1428 में अपने ग्रंथ में जफरनामा में विदेशी में हिंदी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? जफरनामा ने अपने ग्रंथ में हिंदी का प्रयोग किया था। किस ईस्वी में? 1424 ईस्वी में। ठीक। फिर भाषा के अर्थ में हिंदी भाषा का प्रयोग किया। किसका किया? हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का विकास या उत्पत्ति सैर सैनी, किससे? सैर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। किससे हुआ था? हिंदी भाषा का प्रयोग उत्पत्ति सैर सैनी अपभ्रंश से हुआ था, जो कि संस्कृत की उत्तरी अपभ्रंश में हुआ है, जो कि संस्कृत की उत्तरी अधिकरणी है। लेकिन हिंदी भाषा का फारसी भाषा का शब्द है। क्या? फारसी भाषा का शब्द है। फिर राजभाषा देखते हैं। सरकारी कामकाज में प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा किसको कहते हैं? जो सरकारी में कामकाज होता है उनको सरकारी भाषा भी कहते हैं। फिर देखिए, राजभाषा समय काल परिस्थिति में बदलती रही। राजभाषा समय काल में परिस्थिति में बदलती रही। जैसे मुगल काल में भारत राजभाषा अरबी फारसी थी। मुगल काल में राजभाषा क्या थी? पहले अरबी फारसी थी। फिर पहले अरबी फारसी उर्दू के भाषा चलती थी भारत में। फिर अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी भाषा के रूप में विद्यमान है। क्या? अंग्रेजी की जो शासन काल में है अंग्रेजी भाषा के रूप में विद्यमान थी। फिर भारत में राजभाषा हिंदी को लेकर ब्राह्म समाज की स्थापना करता है। कौन करता है? राजभाषा। फिर देखिए, राजा राम मोहन राय ने किया था। क्या? भारतीय संविधान के राजभाषा हिंदी को लेकर शंकर देव ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी। सबसे पहले हिंदी को लेकर किसने आवाज़ उठाई थी? शंकर देव ने। एवं हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके प्रस्ताविक श्री गणेश अयंगर थे। कौन था? श्री गणेश अयंगर। कौन था? राजभाषा बनने का प्रस्ताव श्री गणेश अयंगर था। संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 व अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। कब मिलता है? संविधान के भाग 17 अनुसूची क्या? अनुसूची व अनुच्छेद 343 351 भाषा संविधान प्रावधान मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? भाग 17 अनुसूची 8 में, अनुच्छेद 343 से 351 में। ठीक है, जो ये आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती है उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था संविधान। ठीक, मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं? 14 भाषाएं थी, जो कि वर्तमान समय में 8 नई भाषाओं जुड़ जाने से 22 भाषा हो गई। नई कितनी जुड़ी थी? 8 भाषा जुड़ी थी। पहले कितनी थी? 14 भाषा थी। अब कितनी हो गई? 22 भाषा। फिर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन पहले थी? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़। ठीक, फिर है कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, तेलुगु, उर्दू। ये 14 भाषाएं मूल भाषा में थी। उसके बाद में देखिए 1984 उर्दू भाषा बनी। 1984 में उर्दू भाषा बनी थी। कब उर्दू भाषा बनी? 1984 में। राजभाषा आयोग के केंद्र अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर। ये प्रश्न पूछा जाता है।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खैर। ठीक, और ये सारे पेपर वनडे एग्जाम के लिए, ये सब पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं 15वां 91वें संविधान संशोधन 1967 सिंधी हुई। फिर 16, 17, 18 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा जोड़ी गई थी। फिर 19, 20, 21, 22 92वें संविधान संशोधन 2003 में कौन सी जोड़ी गई थी? इसको नमक भी बोलते हैं। बोडी, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सॉरी इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोंकणी, मणि, नेपाली। तो पहले क्या हो गया? नमक। इसका ट्रिक क्या है? नमक। ठीक, नमक। पहले नेपाली, फिर मणिपुरी, फिर कोंकणी, ये नमक है इसका ट्रिक। इसका ट्रिक क्या है? नमक। किसमें हुआ था? 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, फिर देखते हैं भाषा संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद में अनुच्छेद 120 में क्या है? इसके अंतर्गत क्या? इसके अंतर्गत देखते हैं, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 120, इसके अंतर्गत संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का उल्लेख होता है। किसमें होता है? अनुच्छेद 120 में किसका? संसद का उल्लेख होता है। फिर अनुच्छेद 120 में है विधानमंडल में प्रयोग भाषा का उल्लेख है। विधानमंडल में प्रयोग भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 210 में है। फिर अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अंकों के रूप में भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूपों को स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? अनुच्छेद 343 में भाषा की राजभाषा स्वीकार किया गया। फिर हिंदी के साथ साथ अगले 15 वर्ष हिंदी के साथ साथ अगले 15 वर्ष 1965 ईस्वी अंग्रेजी भी राजभाषाओं के रूप में रहेगी। क्या? 15 वर्ष तक 1965 से अंग्रेजी भाषा राजभाषाओं के रूप में भी रहेगी। अर्थात अनुच्छेद 343 में यह उल्लेख होता है कि क्या? अनुच्छेद 343 में यह उल्लेख होता है कि अगले 15 वर्ष 1965 तक संघ शासकीय योजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? 15 वर्ष 1965 ईस्वी तक संघ शासकीय योजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता रहेगा। फिर आगे देखते हैं भारत में हिंदी को संविधान की धारा 1943(1) के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 1943(1) के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया? धारा 1943 में। ठीक, अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारतीय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1955 में क्या? 1955 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब गठन किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब? 1955 में। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर थे, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खैर थे। इनके अध्यक्ष थे बीजी खैर। ठीक, फिर अनुच्छेद 345 में देखते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा का उल्लेख है। किसका है? 345 में उल्लेख राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का है। फिर अनुच्छेद 346 का है राज्य और अनुच्छेद 346 राज्य और केंद्र के बीच तथा दो राज्यों के बीच पत्रादि संघ की राजभाषा में प्रयोग किया गया। फिर अनुच्छेद 347 देखते किसी राज्य व केंद्र के जनसंख्या के अनुभव के द्वारा हुआ है। किसमें हुआ है? केंद्र जनसंख्या के अनुभव के द्वारा हुआ है। क्या हुआ है? अनुच्छेद 347। फिर अनुच्छेद 348 का देखते हैं उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय पत्रादि आदेश अंग्रेजी भाषा में हुआ। किसमें हुआ? अंग्रेजी भाषा में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय पत्रादि एवं आदेश अंग्रेजी भाषा में हुआ। अनुच्छेद 343 का में हुआ। फिर अनुच्छेद 348 खा में देखते हैं
इस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्य रूप से चार हिंदी भाषा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान के लिए स्थिर उच्च न्यायालय क्रमशः इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जबलपुर, पटना उच्च न्यायालय एवं जबलपुर उच्च न्यायालय के लिए जिस भाषा की अनिवार्य किया गया है। क्या किया गया है? अनिवार्य किया गया। कब किया गया? अनुच्छेद 348 खा में। ठीक, अनुच्छेद 349 में। इस अनुच्छेद के अंतर्गत एक्ट 1944, राजभाषा आयोग की गठन व 1946 में कहे कथनों पर राष्ट्रपति को मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। कब अनिवार्य कर दी गई थी? अनुच्छेद 1949 में। किस एक्ट के अंतर्गत? 344 राजभाषा आयोग के गठन 300 व 346 में कथनों का राष्ट्रपति को मंजूरी या अनिवार्य कर दिया गया था। अनुच्छेद 350 देखते हैं। अनुच्छेद 350 भाषाई रूप से अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्तर तक हिंदी में शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। कब अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था अल्पसंख्यकों के लिए? अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 350 में भाषाई रूप में अल्पसंख्यक के क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्तर तक हिंदी में शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, और एक अधिकारी और नियुक्त की गई थी। इसके उल्लंघन करेगी। क्या? इसका उल्लंघन करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। अनुच्छेद मतलब जो इनके खिलाफ उल्लंघन करेगा उनको कार्रवाई होगी। अल्पसंख्यक के लोग, प्राथमिक स्तर के लोग हिंदी शिक्षा का अनिवार्य कर दिया गया था। किसके लिए? अल्पसंख्यक के लिए। किस अनुच्छेद में? 350 अनुच्छेद में। ठीक, 351 में देखते क्या है। 351 में है हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वाहन का निर्धारित किया गया। क्या किया गया है? हिंदी भारत सामाजिक संस्कृति के वाहन का दायित्व निर्धारित किया गया है। अर्थात हिंदी को कैसे अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक बढ़ावा मिल सके। क्या? अधिक बढ़ावा मिल सके। वास्तविक पटल हिंदी एक भाषा के रूप में सर्वोच्च रूप प्रत होती है। कौन सी होती? सर्वोच्च रूप में प्रत होती है। फिर इसके बाद में देखते हैं 10 मई 1963 ईस्वी को राजभाषा अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ था अधिनियम पारित? 10 मई 1963 में, जिससे यह निर्णय लिया गया है कि अब आवश्यकता पड़ने पर भाषा में संशोधन करते हुए संविधान में नई भाषाओं का जोड़ दिया गया। किसने? कब जोड़ दिया गया था? संविधान में। किस भाषा में? हिंदी में। कब दिया गया? 10 मई 1963 में। फिर राजभाषा देखते। राजभाषा 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। कब? 15 जून 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की। भारत के समस्त राज्य व केंद्र शासित प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत 3 क्षेत्रों समूह हैं। समूह कितने हैं? 3। का, खा एवं गा समूह क्षेत्र में विभक्त किया गया। किस क्षेत्र में विभक्त किया गया था? किस समूह में? का, खा एवं गा में। फिर इसके अंतर्गत क्षेत्रों को भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया गया। किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया था? समूह का, समूह खा, समूह गा में। ठीक, ऐसे राज्य जिनकी प्राथमिक भाषा हिंदी है, ऐसे राज्य समूह का में बताया, ऐसे राज्य जिनकी प्राथमिक भाषा हिंदी है। फिर समूह खा में देखते हैं, ऐसे राज्य जिनकी द्वितीयक भाषा पत्राचार की भाषा हिंदी है। समूह खा में देखते हैं, शेष सभी हैं। क्या? शेष सभी हैं। फिर उत्तर प्रदेश समूह का में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये समूह खा में आते हैं। ठीक, ये किस में आते हैं? समूह खा में आते हैं। ये क्षेत्रों की भाषा के आधार पर वर्गीकृत किए गए थे ये राज्य। ठीक, फिर देखते हैं समूह खा में क्या आता है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली और कलकत्ता, ये समूह खा में ये इनका वर्गीकरण किया गया था इस भाषा का। फिर खा में से सभी ये इसमें समूह का और खा का, समूह गा के सभी हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, लिपि पढ़ लेते हैं। ठीक, लिपि पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के 22 प्रकरण
कितने हैं? 22 करण। कामता प्रसाद गुरु, कौन? कामता प्रसाद गुरु ने भाषा के लिए जिन प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें लिपि कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसको कहते हैं? भाषाओं के लिए जिन प्रतीक चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें लिपि कहते हैं। अर्थात जिन प्रतीक चिन्हों के द्वारा कोई भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। जैसे प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि किसने कहा? ये सब लिपि कामता प्रसाद ने इन भाषाओं का प्रतीक दिया है। फिर आंशिक और वर्गिक। आंशिक देते भारत